नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थक्वेक। इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में भी आपको अर्थक्वेक के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कराए थे। आज उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं टॉपिक्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल की क्लास में हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए थे और भूकंप से संबंधित जो भी बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किए। उन्हीं के एडवांस पार्ट को आज हम कंप्लीट करेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो रह गए थे उनको आज कंप्लीट करते हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी की प्रकृति में आकस्मिक संचलन के कारण होती है। तो याद रखना, जब भी अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक हमेशा एक सडन फोर्स के कारण ही आता है। अर्थक्वेक में हमेशा क्या होता है, एक सडन फोर्स आता है। ऐसा नहीं कि वो धीरे धीरे आएगा। तो हमेशा इसमें जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, एक सडन फोर्स लगता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये सडन फोर्स आपका आंसर आ जाएगा। पृथ्वी के अंतराल में एकत्र जलवाष्प प्रपटी को तोड़कर बाहर आते हैं। ये भी सही है कि जब सडन फोर्स लगता है तो अंदर की जो जलवाष्प है वो क्या होगी, एकदम से बाहर की ओर आएगी। इसका मतलब है कि ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए सही है, आर असत्य है, ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर ए कर सकते हैं। ए आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा था। इसी सडन फोर्स के कारण वाटर वेपर बाहर आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है? ये 1991 का क्वेश्चन है कि कौन सी घटना हमारे पृथ्वी के धरातल पर घटित नहीं होती। तो यहां पर अगर कुछ धरातलीय घटनाओं की बात की जाए तो जैसे ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी, अपक्षय, अपरदन और सुनामी। तो ज्वालामुखी कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है? तो ज्वालामुखी भी धरातल पर आते हैं। अपक्षय जो अपरदन होता है ये भी धरातल पर ही होता है। अपक्षय का मतलब होता है किसी भी चट्टान का या किसी भी स्ट्रक्चर का टूटना। जब चीजें टूटती है तो उस क्रिया को कहा जाता है अपक्षय। और जब वो टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिपॉजिट हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, निक्षेप या अपरदन बोला जाता। तो एक क्रिया कहलाती है अपक्षय और एक क्रिया क्या कहलाएगी, अपरदन। तो ये दोनों ही धरातल पर होती है। सुनामी जो है ये एक जलीय क्रिया है, ये जल में होने वाली क्रिया, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सुनामी। और सुनामी आने का जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो भूकंप ही होता है। और सुनामी किस कारण से आती है, भूकंप के कारण से ही सुनामी आती है। और इसी सुनामी के कारण तटीय क्षेत्रों में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और ये एक जापानी भाषा का शब्द। तो सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। क्लियर हो गया? तो सुनामी किस भाषा का शब्द होगा, एक जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से गुजर सकती है? देखो ये क्वेश्चन नंबर 28 आ रहा है, तो इससे घबराना मत सर 28 कहां से आ गया। लास्ट टाइम मैंने आपको 1 से 25 तक क्वेश्चन करवा दिए थे, तो 1 to 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसलिए अब जो क्वेश्चन सीरीज आएगी वो आपकी 26 से स्टार्ट होगी, जिससे आपको लगेगा कि हम पहली ही क्लास को कंटिन्यू कर रहे। इसलिए मैंने सीरीज को चेंज नहीं किया। तो 26, 27 हो गया। 28 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से गुजर सकती है? तो पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड का मतलब है कि ऐसी तरंगे, देखो दो तरंगे हमने पढ़ी थी, एक पी और एक एस। तो पी का नेचर क्या था, वो किसी भी माध्यम में जा सकती है, ये केवल ठोस माध्यम में जा सकती है। तो क्रोड में पहुंचने के लिए मेंटल का तरल माध्यम क्रॉस करना पड़ेगा। तो मेंटल कैसा, एक तरल माध्यम में, और बाय क्रोड जो है वो भी तरल माध्यम में। तो क्रोड माध्यम में जाने के लिए आपको तरल माध्यम क्रॉस करना पड़ेगा और ऐसे तरंग केवल ठोस में जाती है। तो ऐसे तरंग कभी भी तरल माध्यम को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इसलिए यहां पर हमें क्या करना होगा, तो पी तरंग ही हम आंसर लगा सकते हैं। तो इसमें दिया है पी तरंग, एस तरंग, पी एंड एस, तो केवल पी तरंग आएगी, क्योंकि पी तरंग ही ऐसी तरंग है जो क्या है, आपके क्रोड में भी क्रॉस कर सकती है। मतलब ठोस, द्रव, गैस, एनी किसी भी टाइप का अगर माध्यम मिलता है तो ये किसी भी माध्यम में गति कर सकती है। प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की गति होती है द स्पीड ऑफ द प्राइमरी सिस्मिक वेव्स। तो प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की गति होती है द स्पीड ऑफ द सिस्मिक वेव्स। तो प्राइमरी सिस्मिक वेव्स की गति कितनी होती है, 20 से 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड, 4 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 से। नॉर्मल जो है वो हम 8 से 14 का एवरेज ले सकते हैं। तो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड का आप एवरेज ले सकते हो, लेकिन ये क्रस्ट के अंदर होता है।
तो 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड जो है वो क्रस्ट के अंदर होता है। जैसे ये मेंटल में पहुंचेगा तो मेंटल में इनकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा तेज होती है, मतलब 30-32 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भी ये चल सकती है। तो इनकी गति क्या होती है, तेजी से बढ़ जाती है। भूकंप के उद्गम केंद्र जिसे छाया क्षेत्र कहते हैं में कौन सी भूकंपीय तरंगे पहुंच पाती हैं? द सिस्मिक वेव कैन रीच द अर्थक्वेक्स ओरिजिन सेंटर नोन एज द शैडो जोन। तो उद्गम केंद्र कहां पर होता है? तो उद्गम केंद्र कहां पर बनेगा? तो ये पृथ्वी का क्रस्ट वाला पार्ट है और उसमें मेंटल वाला पार्ट है। तो यहां पर क्या होगा, अगर भूकंप की उत्पत्ति हो रही है तो यहां पर अगर भूकंप की उत्पत्ति होती है तो इसको क्या बोलते हैं? भूकंप मूल के नाम से जाना जाता है। और ऊपर का जो पॉइंट है उसको हम क्या बोल देते हैं? अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। तो एक पॉइंट हमारा भूकंप मूल और एक पॉइंट कौन सा है? अधिकेंद्र। तो यहां पर क्या होगा कि जो भूकंप मूल में जो तरंग गमन करेगी तो वो सतह वाली तरंग होगी। तो ये सतही तरंग क्या होगी? शैडो जोन में भी जा सकती है और भूकंप मूल में भी जा सकती है, क्योंकि पी के शैडो जोन को भी क्रॉस करती है और ये एस के शैडो जोन को भी क्रॉस कर सकती है। तो ये आपकी सरफेस वेव यानी कि जो एल वेव है वो इसका सही आंसर आएगा। क्लियर हो गया? तो एल वेव्स क्या है? एक सरफेस वेव है जो किसी के भी शैडो जोन में जा सकती है और किसी के भी अर्थक्वेक के सिस्मिक पॉइंट पर भी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी मेखला भूकंप एवं ज्वालामुखी के साथ साथ वितरण से संबंधित नहीं है? अब इसके लिए क्या होता है कि आपको विश्व मानचित्र के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ तो यहां पर हम जानते हैं नॉर्थ अमेरिका का स्ट्रक्चर मिलता है। नॉर्थ अमेरिका के नीचे ही साउथ अमेरिका आपको मिल जाता है। यहाँ पर इस साइड अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिल जाता है। अफ्रीका के ऊपर ही यहाँ पर आपको यूरोप कॉन्टिनेंट मिल जाएगा। यूरोप के साथ ही लगा हुआ एशिया और यूरोप एक साथ यहाँ पर दोनों मिल जाएंगे। यूरोप एशिया का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी भूकंप आएगा तो भूकंप ज्यादातर जहां पर प्लेटें टकरा रही है वहां पर भूकंप के इंपैक्ट क्या होते हैं? सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा था कि जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है, यूरेशियन प्लेट इस डायरेक्शन में मूव करती है, इंडो प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस डायरेक्शन में मूव करती है, साउथ अमेरिकन इस डायरेक्शन में मूव करती है। तो यहां पर क्या होता है कि अटलांटिक महासागर के बीच में दोनों प्लेटें एक दूसरे दूर जाती है जिसको अपसारी संचलन कहा जाता है। तो यहां पर कौन सा मूवमेंट पैदा होता है? डाइवर्जेंट मूवमेंट पैदा होता है। तो डाइवर्जेंट से अर्थक्वेक आएगा, लेकिन अर्थक्वेक ये कहां आएगा? ये अटलांटिक महासागर के बीच में आएगा। तो इसलिए इसका जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है वो नगण्य हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तटीय क्षेत्रों के पास में नहीं आ रहा। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे, इस जगह पर अगर आप जाएंगे, इस पॉइंट पर जाएंगे तो यहां पर इस साइड से प्रशांत प्लेट आ रही है, इधर से नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन प्लेट जाए तो इस पूरी बेल्ट के अंदर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आएगा ही आएगा। और इधर से यूरेशियन प्लेट इस तरफ जा रही है तो ये प्लेटें भी जाकर किससे टकराएंगी? पैसिफिक प्लेट से। तो इस तरफ भी क्या होगा? तो इसका मतलब है जब हम इसको गोल करेंगे ये वाला प्रशांत महासागर इधर आ जाएगा, इस साइड का प्रशांत महासागर इधर आ जाएगा। तो प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी तट है और प्रशांत महासागर का ये जो पूर्वी तट है, तो प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर ही सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर उत्तरी अमेरिका, पूर्वी तट पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के पश्चिमी तट टकराते हैं। प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर एशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के पूर्वी तट टकराते। तो इस कारण से प्रशांत मेखला में सबसे ज्यादा बेल्ट आते हैं। तो क्या है कि कौन सी मेखला भूकंप एवं ज्वालामुखी के साथ साथ वितरण से संबंधित नहीं है? तो यहां पर भूकंप और ज्वालामुखी दोनों ही आते हैं। तो ये तो मतलब आंसर नहीं लगाना, इसको यहां राइट कर लेते, ये तो आंसर नहीं होगा हमारा, नहीं पूछा है ना। ईस्ट अफ्रीकन बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड अटलांटिक बेल्ट। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो मिड ये कौन सी कहलाएगी? तो इसको बोलेंगे मिड अटलांटिक बेल्ट। तो ये हमारा कौन सा हो गया? मिड अटलांटिक हो गया। और ये जो भाग है जब अफ्रीकन प्लेट टकराती है यहां से, तो यहां पर आता है आपका अर्थक्वेक और वोल्केनो, यहां पर भी देखते हैं, इसको बोलते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तो कॉन्टिनेंटल बेल्ट में भी आते हैं, अफ्रीकन बेल्ट में भी आते हैं, इसमें भी आते हैं। अफ्रीकन बेल्ट के अंदर नहीं मिलेंगे। तो बी आंसर इसका सबसे सही होगा। तो प्रशांत मेखला, महाद्वीपीय मेखला और अटलांटिक मेखला में, तीनों ही मेखलाओं में अर्थक्वेक और वोल्केनो देखने को मिलते हैं, लेकिन अफ्रीकन प्लेट के अंदर नहीं देखने को।
सर्वाधिक भूकंप पृथ्वी के किस भाग में आते हैं? यूपी पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा भूकंप कहां पर आते हैं? तो पश्चिमी एशिया में, वेस्ट ऑफ एशिया, सुदूर पूर्व एवं पूर्वी एशिया में, अमेजन बेसिन में, जर्मनी में। तो अभी मैं यहाँ पर आपको डायग्राम में बता चुका हूं कि जो अमेरिकन सॉरी एशिया का पार्ट है जिसको हम यूरेशियन प्लेट के नाम से पढ़ते हैं, ये जो यूरेशियन प्लेट है, और ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया। एशिया महाद्वीप की जो प्लेट है या यूरेशियन प्लेट है वो इस डायरेक्शन में गति करती है और इधर से कोलाइड करती है किसके साथ? प्रशांत प्लेट के साथ। तो ये प्रशांत प्लेट का पश्चिमी किनारा है और ये एशिया प्लेट का पूर्वी किनारा है। मतलब ये एशिया का पूर्वी किनारा, प्रशांत प्लेट का पश्चिमी किनारा है। तो जब ये दोनों प्लेटें टकराएंगे तो यहाँ पर अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अर्थक्वेक ही नहीं, यहाँ पर भूकंप भी आएंगे, यहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं, और यहाँ पर आपको कई बार ज्वालामुखी के साथ साथ सुनामी भी देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पर जापान में सबसे ज्यादा सुनामी देखने को मिलती है। तो ये अमेजन जर्मनी तो होगा ही नहीं। अब एशिया के किस साइड आ रहा है? पूरब में। तो पश्चिम एशिया नहीं आएगा, बल्कि एशिया का कौन सा भाग आएगा इसमें? इंडो फॉर ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो एशिया के पूर्वी भागों में जो प्रशांत मेखला का पार्ट है सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। तो जो किसका पार्ट है? प्रशांत मेखला का पार्ट है, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। भूकंप कौन सा संचरण है? रैपिड मूवमेंट, टेक्टोनिक मूवमेंट, सडन मूवमेंट एंड एक्सट्रीमली रैपिड मूवमेंट। तो ये आकस्मिक होता है, सडनली आता है, इसलिए इसको किसमें डालेंगे? वैसे विवर्तनिकी में आ सकता है, लेकिन विवर्तनिकी से ज्यादा बेस्ट आंसर हमारे पास क्या है? तो अर्थक्वेक एक सडनली आता है। कभी भी अर्थक्वेक बताकर नहीं आएगा कि आज मैं आपको निमंत्रण भेज दे रहा हूं 4 दिन बाद आऊंगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी अर्थक्वेक आएगा वो बिना निमंत्रण के ही आएगा, बिना निमंत्रण के ही आपके पास हिट करेगा, ये बिना बताए ही आपके पास आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो परी प्रशांत अगला क्वेश्चन देखेंगे, परी प्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से संबंधित है। तो अभी हम पैसिफिक पेटी की, अगर देखो जब भी हम पूरी की पूरी पैसिफिक पेटी की बात करते हैं तो इस तरीके से ये बनती है, इसको कहते हैं पैसिफिक ओशियन। ये पूरे का पूरा हमारा पैसिफिक सी है या पैसिफिक ओशियन है। तो इस पैसिफिक ओशियन में देखोगे तो ये पैसिफिक ओशियन का इस साइड का भाग है और ये पैसिफिक का इस साइड का भाग है। और हम देखते हैं कि हमेशा पैसिफिक ओशियन, जब भी हम जैसे नॉर्थ अमेरिका बनाते हैं, तो जब भी हम नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे और साउथ अमेरिका का मैप देखेंगे, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ये कौन से तट है? पश्चिम। तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के पश्चिमी तटों पर क्या मिलता है? हमें पैसिफिक ओशियन मिलता है। तो नॉर्थ अमेरिका का पश्चिम है तो पैसिफिक ओशियन का कौन सा पार्ट आ जाएगा? पूरब। तो पैसिफिक ओशियन का पूरब कौन सा होगा? ये वाला। तो इस साइड जो प्लेट आ रही होगी वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट होगी और इस साइड जो प्लेट आएगी वो साउथ अमेरिकन। देखो नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन के कौन से तट हो गए? पश्चिम। तो वही यहाँ पर होता है, नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन के पश्चिम प्लेट है और ये इससे टकराएंगे। और जब भी हम एशिया महाद्वीप बनाते हैं, एशिया का कौन सा हिस्सा होता है? हमेशा पूरब का हिस्सा, और इधर से जो टकराएगा वो पश्चिम का हिस्सा होगा। तो इस साइड हम एशिया बना सकते हैं। यहाँ पर जो प्लेट टकराएगी वो एशिया की प्लेट टकराएगी, यानी कि यूरेशियन प्लेट टकराएगी। तो ये इसका पूरब का हिस्सा है, तो ये इसका कौन सा हिस्सा होगा? पश्चिम। तो इस पूरी मेखला में ही देखेंगे तो इस पूरी मेखला के अंदर भी यहाँ पर क्या हो रहा है? एक अभिसारी संचलन हो रहा है। तो यहाँ पर भी अभिसारी संचलन हो रहा है अमेरिकन प्लेटें और प्रशांत प्लेट के बीच में। यहाँ पर भी यूरेशियन प्लेट और प्रशांत प्लेट के बीच में क्या हो रहा है? मिला। तो इसलिए इसको बोलते हैं परी प्रशांत मेखला। तो ये प्रशांत मेखला विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी के लिए फेमस है, इसलिए इसको कई बार रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। इसको कई बार रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे ज्यादा अर्थक्वेक वगैरह के लिए फेमस है। तो क्या लिखा? गर्म महासागरीय धाराओं का तो है नहीं, मत्स्य उत्पादन क्षेत्र नहीं है, उपनिवेशीकरण नहीं है, तो ये क्या है? एक भूकंप या ज्वालामुखी की मेखला जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। तो दोनों तरफ ही क्या मिल रहा है? अभी सारी संचलन मिल रहा है और किन किन प्लेटों के बीच में मिलता है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है। अब इसलिए देखो यहां पर एक पॉइंट आता है। अब देखो प्रशांत प्लेट में क्या हो रहा है? पैसिफिक प्लेट का आधा हिस्सा इधर जा रहा है और यहां पर सबडक्ट हो रहा है। और इधर किस प्लेट के साथ सबडक्ट हो रहा है? तो इधर आपका यूरेशियन प्लेट के साथ सबडक्ट हो रहा है। जब ये प्रशांत प्लेट का आधा हिस्सा इस तरफ जाता है तो इधर आके सबडक्ट हो जाता है।
तो ये इधर सबडक्ट होता, और इधर किस प्लेट के साथ होगा, तो इधर अमेरिकन प्लेटें हैं और इधर आपकी यूरेशियन प्लेट। तो कुल मिला के देखेंगे कि जो ये वाला हिस्सा ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो यहां पर अभिसरण हो रहा है, यहां पर अभिसारी संचलन चल रहा है, और इधर भी क्या हो रहा है, अभिसारी संचलन चल रहा है। लेकिन बीच में क्या चल रहा है, अपसारी संचलन चल रहा है। तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस तरफ भी लॉस हो रहा है प्लेट का, और इस तरफ भी लॉस हो रहा है, लेकिन यहां पर गेन हो रहा है। यहाँ पर प्लेट क्या हो रहा है, विस्तार बढ़ेगा यहाँ पर। तो समुद्र का विस्तार हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो प्रशांत महासागर का सी फ्लोर स्प्रेडिंग जिसको कहते हैं समुद्र नितल का विस्तार, जैसे अटलांटिक महासागर में केवल विस्तार हो रहा है, तो सबसे ज्यादा सी फ्लोर स्प्रेडिंग समुद्र नितल विस्तार वो अटलांटिक महासागर में हमें देखने को मिलता है। क्या प्रशांत महासागर में भी सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, तो सेंटर से तो सागर बढ़ेगा, लेकिन दोनों तरफ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसलिए इसको माना जाता है ये स्थायी प्लेट है, क्योंकि इसमें जितनी दूरी पर ये बढ़ रही है उससे ज्यादा साइडों में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ज्यादातर यहाँ पर क्या दो तरफ लॉस हो रहा है, एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे तो हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है। तो प्रशांत महासागर का एरिया वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारतीय मौसम विभाग ने भारत के किस भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया। तो ये हमने कल की क्लास में भी क्वेश्चन किया था इस तरीके का। तो भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। वैसे 5 भूकंपीय क्षेत्र हैं, लेकिन हम वर्तमान में कितने करते हैं। तो पहले क्या था कि आपको 5 भूकंपीय क्षेत्र मिलते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर और 5। तो ये 5 भूकंपीय क्षेत्र में मिलते थे। तो इसमें जो सबसे पहला क्षेत्र था, इसको भूकंप मुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसको कहा जाता है भूकंप मुक्त क्षेत्र, मतलब सिस्मिक फ्री जोन कहा जाता है। ये सबसे कम प्रभावी में आता है, ये सबसे कम प्रभावी क्षेत्रों में आता था, और ये सबसे ज्यादा प्रभावी क्षेत्र आते हैं। तो सबसे प्रभावी क्षेत्र जोन 5 में आते हैं, जैसे हिमालय वगैरह के रीजन है वो सब जोन 4 या 5 में है। मतलब आप फर्स्ट से 5 की ओर जाते जाएंगे तो भूकंप की जो प्रभावशीलता है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाएगी। तो भूकंप मुक्त क्षेत्र किसको कहा जाता था, तो ज्यादातर जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार था, तो प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्र को माना जाता था कि ये भूकंप फ्री क्षेत्र है। लेकिन फिर क्या हुआ, 1993 में एक घटना हुई लातूर में। लातूर कहां पर है, महाराष्ट्र में। तो लातूर में क्या हुआ, एक भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, ज्वालामुखी टाइप का भटा। तो यहां पर भूकंप आने के बाद ये कंफर्म हो गया कि अब भारत का कोई भी क्षेत्र भूकंप मुक्त क्षेत्र नहीं है। इसलिए फिर क्या किया गया, 1993 में पूरी की पूरी लिस्ट को, जो लिस्ट थी, इस पूरी की पूरी लिस्ट को रिवाइज किया गया। और रिवाइज करने के बाद एक नई लिस्ट बनाएगी, उसमें सेकंड, थर्ड, 4 और 5 को रखा गया। जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट को सेकंड में मर्ज कर दिया गया और इसको सबसे कम वाले क्षेत्र में रखा गया। मतलब जो मुक्त क्षेत्र था भारत का वो समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1993 की लातूर अर्थक्वेक की घटना के बाद ये क्लियर हो गया कि भारत का कोई भी क्षेत्र अब भूकंप फ्री जोन में नहीं आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है, द मैक्सिमम इफेक्ट ऑन द अर्थक्वेक। तो भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहां देखने को मिलता है, अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र, केंद्र, या तो भूकंप का इंपैक्ट ही कहां पड़ता है, तो भूकंप की उत्पत्ति जिस पॉइंट पर होती है उसको कहा जाता है भूकंप मूल। तो जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होगा उसको भूकंप मूल, इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं फोकस सेंटर, और इसी को कई बार हाइपो सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो फोकस सेंटर या हाइपो सेंटर, और जिस स्थान पर सबसे पहले इसका अनुभव किया जाता है, दोनों में 90 डिग्री का कोण होता है, ये हमने कल बताया था। इसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, और इसको क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र, एपी सेंटर। तो जो ये पृथ्वी की सतह के ऊपर होता है और ये सतह के नीचे होता है, तो जो प्रभाव पड़ेगा वो सतह के ऊपर पड़ेगा। तो एपी सेंटर वाले एरिया में क्या होगा, भूकंप का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ना कि फोकस सेंटर तो जमीन के अंदर है। तो लोगों को जो इंपैक्ट पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा, अधिकेंद्र पर देखने को मिले। अगला क्वेश्चन क्या है, सुनामी लहरें सक्रिय रहती हैं। तो सुनामी लहरें कहां पर सक्रिय रहती हैं, सुनामी वाज आर द मूव एक्टिव। मैंने अभी बताया था आपको कि जो एशिया का पूर्वी तट है, जो हमारा एशिया का पूर्वी तट है, तो इस पूर्वी तट के साथ
एशिया के पूर्वी तट के साथ कौन सी प्लेट टकराती है? यूरेशियन प्लेट। तो यहां पर क्या होता है, क्योंकि इन प्लेटों का जो जॉइंट है वो समुद्र के बहुत ज्यादा गहराई में नहीं है, यहाँ पर इन दोनों प्लेटों का जॉइंट देखने को मिलता है। तो इस जॉइंट के कारण पानी कैसा रहता है? काफी ज्यादा उथला होता है। तो जब भी यहाँ पर भूकंप आता है तो इस भूकंप के कारण समुद्र में लहरें पैदा होती हैं, और उन्हीं लहरों को क्या है, जापानी भाषा में सुनामी कहा जाता है। इसलिए ये शब्द ही जापान से लिया गया है। तो यहाँ पर जापान वगैरह के जो द्वीप हैं, इसीलिए सुनामी से क्या है, सबसे ज्यादा प्रभावित होते। तो एशिया महाद्वीप के पूर्वी तटों पर या प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में भूकंप का सबसे ज्यादा प्रभाव या सुनामी का प्रभाव देखने को मिलता है। तो उत्तरी प्रशांत में तो आएगा नहीं, दक्षिणी प्रशांत नहीं आएगा। अब डिसाइड करना, देखो वहां से महाद्वीप पर क्वेश्चन था, अब यहाँ पर क्वेश्चन तट से है। तो अगर ये एशिया महाद्वीप का पूर्वी तट है तो प्रशांत महासागर का कौन सा तट होगा? हमेशा उल्टा तट होता, तो ये पश्चिमी तट होगा। तो ये कहाँ आएगा? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर के किन तटों पर आएगा? पश्चिमी प्रशांत महासागर के तटों पर आएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है, यह भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है यूपी टीजीटी 2010 में। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर, बर्नीमीटर, प्लिनोमीटर, रिक्टर मापन। तो हमने बताया था कि इसका जो मापन है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। तो मापन किसके द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा इसका मापन किया जाता है, और उसमें जो स्केल यूज किया जाता है उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। और इस रिक्टर स्केल में 0 से 9 तक के अंक होते हैं, और हर अंक अपनी 10 गुना प्रभावशीलता को दिखाता है। अगर 0.5 पर अर्थक्वेक आया और 6 पर आएगा तो वो 10 गुना ज्यादा प्रभावशीलता को दिखाएगा। तो हमेशा हर पॉइंट आने वाला पॉइंट क्या करता है? अपनी 10 टाइम ज्यादा इफेक्टिवनेस को दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किससे रिक्टर मापनी पर मापा जाता है? तो रिक्टर मापनी किसके लिए यूज की जाती है? तो भूकंप की तीव्रता के लिए। ये तो बड़ा सिंपल प्यारा क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 2013 का। तो रिक्टर स्केल सिस्मोग्राफ पर जो नापते हैं वो भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भौमिक आपदाओं को पहचानिए? आइडेंटिफाई द जियोलॉजिकल डिजास्टर। तो सतह पर आने वाली आपदाओं को पहचानना है। तो जैसे भूकंप है, ये हमारी सतह पर आता है, तो ये सतही डिजास्टर है। इसके अलावा देखेंगे उल्कापिंड, शीतलहर। तो शीतलहर यहां पर नहीं आएगी, ये भी आपकी क्या है? तो ये वायु से संबंधित है। और जो सुनामी, जो उल्कापिंड है, तो ये आपका अंतरिक्ष से संबंधित है। इसलिए यहां पर सुनामी को हमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि सुनामी आती तो समुद्र में है, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट है वो हमेशा सतह पर ही दिखाई देते हैं। तो उत्पत्ति इसकी समुद्र में होती है, लेकिन इसके इम्पैक्ट हमेशा किस पर दिखाई देते हैं? सतह पर दिखाई देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ए वाला सही है और डी सही है। तो ए और डी कहां दिए हैं? दिए किसी में, सॉरी ए क्यों नहीं होगा, सॉरी बी और डी। तो बी और डी इसके आंसर होंगे। बी और डी ये चौथे नंबर पर दिया है, केवल बी और डी, बोथ बी एंड डी। समझ में आया ये क्वेश्चन? शीतलहर क्या होती है? ये वायु से संबंधित है, तो ये हमारी स्थल की बात नहीं होगी। और उल्का पिंड जो अंतरिक्ष से गिरते हैं, तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये नहीं आएगा। तो सॉरी भूकंप और सुनामी के जो प्रभाव है ये हमारे स्थल खंडों पर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कोयना अर्थक्वेक। कोयना अर्थक्वेक किसका उदाहरण है? टेक्टोनिक अर्थक्वेक, रिजर्व इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक और कोलैप्स अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के कई प्रकार होते हैं। तो जिन कारणों से अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक आने के जो कारण माने जाते हैं, उन्हीं कारणों के हिसाब से क्या होते हैं? प्रभाव डिसाइड होते हैं। तो अर्थक्वेक किन कारणों से आता है? तो अर्थक्वेक आने का एक कारण होता है, जो सबसे प्रमुख कारण होता है, वो है हमारा प्लेट विवर्तनिकी। तो प्लेट विवर्तनिकी के कारण क्या होते हैं? अर्थक्वेक आते हैं। तो हमेशा अर्थक्वेक किसके कारण आएंगे? प्लेट विवर्तनिकी के कारण अर्थक्वेक आते हैं। अब प्लेट विवर्तनिकी से जो अर्थक्वेक आते हैं वो अभिसारी संचलन के कारण भी आएंगे, अपसारी के कारण भी आएंगे, मतलब क्षैतिज संचलन के कारण भी आएंगे, और लंबवत संचलन के कारण भी आएंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक इवेंट के कारण जब भी भूकंप आएगा तो वो आपका विवर्तनिकी भूकंप कहलाता है। कई बार भूकंप किन कारणों से आते हैं कि कई बार ज्वालामुखी का विस्फोट होता है।
जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उस विस्फोट के कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जैसे इंडोनेशिया के क्राकाटाओ ज्वालामुखी में जब ब्लास्ट हुआ था तो आसपास की जमीन में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस आए थे, और उन्हीं वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और ऐसे भूकंप को कहा जाता है ज्वालामुखी भूकंप। ऐसे ही भूकंप आने का और कारण क्या होता है, तो वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी होती है। तो गैसें जब डिफ्यूज होकर बाहर निकलने का प्रयास करती हैं तो उससे आंतरिक भागों में झटके महसूस होते हैं, तो उन कारणों से भूकंप आते हैं। दो कारण और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भूकंप के, याद रखना, क्योंकि कारणों से ही प्रकार आपके डिसाइड होते हैं। एक कारण याद रखना यहां पर जो सबसे प्रमुख है वो है आपका आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट का मतलब होता है भू स्थैतिक समायोजन। तो ये भूकंप का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट क्या होता है, भूस्थैतिक समायोजन क्या होता है, कि हमारी पृथ्वी पर जितनी भी स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, ग्लेशियर जो भी हमें मिल रहा है, ये सब अपनी अपनी जगह पर फिक्स है, जिसके कारण पृथ्वी का एक निश्चित बैलेंस बना हुआ है। अगर ये सारी चीजों को पृथ्वी से हटाया जाए या इनको डिस्टर्ब किया जाए, जैसे हिमालय की स्थिति को अगर खिसका दिया जाए, वहां से ग्लेशियर को मेल्ट किया जाए, तो मानवीय क्रियाओं के कारण हम इन सारी चीजों के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम खनन के कार्य करते हैं, कहीं गड्ढा कर दिया, कहीं ऊंचा कर दिया, कहीं नीचा कर दिया, हम सुरंगें खोद रहे हैं। तो इन सारी चीजों के कारण हमारी पृथ्वी का जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसी डिस्टरबेंस के कारण, जब हमारी पृथ्वी का डिस्टरबेंस होता है, तो पृथ्वी अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करती है। तो बस उसी एडजस्टमेंट में पृथ्वी के द्वारा किए जाने वाले समायोजन के कारण ही हमारा क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है। क्योंकि हमने पहले नेचर को डिस्टर्ब किया था, अब नेचर हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, नेचर तो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि डिस्टर्ब तो हम लोगों ने किया। तो वो अपने एडजस्टमेंट के कारण हमारा डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। दूसरा जो कारण एक महत्वपूर्ण माना जाता है वो है आपका इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी। रिबॉन्ड थ्योरी या सिद्धांत। तो इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, ये रीड के द्वारा दी गई थी। प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत भी बोल देते हैं इसको हिंदी में, लेकिन इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी याद कर लेना, ये बहुत आसान रहेगा। तो प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत या इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, इसका ये मानना है कि हर चट्टान के अंदर या हर चीज के अंदर वेट सहन करने की एक क्षमता होती है। वो कब तक किसी चीज को सहन कर सकती है, जबकि जब तक उसके अंदर एक इलास्टिक एनर्जी पाई जाए। जैसे हम मान लो एक रबड़ ले ले, और उस रबड़ को जब हम खींचने का प्रयास करते हैं तो वो कुछ दूरी तक खींचेगा, कुछ लिमिट तक खींचेगा, वो तब तक खींचेगा जब तक उसके अंदर क्या है, इलास्टिक एनर्जी मौजूद होगी। और जैसे हम उसको तोड़ने के बाद छोड़ेंगे तो वो वापिस अपनी जगह पर, मतलब पहले खींचेंगे तो जब वो टूट जाएगा, टूटने के बाद वो पुनः वापिस अपनी जगह पर वापिस है। तो उसी प्रकार जब हम चट्टानों पर वजन डालते जाते हैं, तो वजन डालते तो चट्टानें क्या होती हैं, फैलना स्टार्ट करती हैं। और फैलने के बाद कब तक फैलेंगी वो, जब तक उनमें इलास्टिक एनर्जी है। और जैसे उनकी इलास्टिक एनर्जी लॉस हुई, वो चट्टानें टूट जाएंगी, और टूटकर फिर से क्या हो जाएंगे, अपनी जगह पर संपीड़ित हो जाएंगी। तो अर्थक्वेक कोयना में जो लातूर में घटना हुई थी वो इसी कारण से हुई थी। तो वहां पर उन्होंने क्या किया था, तो मानवीय कारण था उसका प्रमुख, तो वो मानवीय कारणों से भूकंप उत्पन्न हुआ था, जिसमें उन्होंने अर्थक्वेक सॉरी कोयना के अंदर, लातूर के अंदर बहुत बड़े एक डैम का कंस्ट्रक्शन किया। और कंस्ट्रक्शन करने से जब वाटर लोड बढ़ा, जब पानी इकट्ठा हुआ, वाटर लोड बढ़ने के कारण आंतरिक चट्टानों पर वजन पड़ा, तो उनकी इलास्टिक एनर्जी क्या है, लॉस हो गई, और नीचे से वाइब्रेशन पैदा हुआ, और वहां पर अर्थक्वेक आ गया। तो वही पूछा गया कि कोयना भूकंप 1963-67 महाराष्ट्र किसका उदाहरण है, तो ये आपका कहीं ना कहीं ज्वालामुखी भूकंप का सॉरी रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक है। तो इसके आने का कारण क्या था, तो एक कोयना में और एक लातूर में जो अर्थक्वेक था उसका मेन कारण माना जाता है रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो कहीं ना कहीं जल भराव के कारण ये यहां पर क्रिया हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं जरा। विच ऑफ द फ्लोइंग
इज नॉट अ नेचुरल कॉज ऑफ अर्थक्वेक, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्राकृतिक कारण नहीं। तो भूकंप आने के दो प्रकार के कारण हम पढ़ते हैं, एक होते हैं नेचुरल कॉजेस प्राकृतिक कारण, और एक हम पढ़ते हैं उसके मानवीय कारण। तो जो कोयना या लातूर में जो घटना वो एक तरीके की मानवीय घटना है। तो वॉल्केनिक eruption ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट क्या है, एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है। भूमिगत गुफा का धंसना, तो जो कई बार जो जमीन होती है वो अंडरग्राउंड तरीके से धंस जाती है, ये भी एक प्राकृतिक तरीके से हो सकता है। परमाणु विस्फोट और प्लेटों की गति, प्लेट टेक्टोनिक, ये भी प्राकृतिक हो सकता है। लेकिन जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, परमाणु विस्फोट किया जा रहा है, परमाणु परीक्षण किया जा रहा है, जैसे भारत के द्वारा पोखरण फर्स्ट एंड पोखरण सेकंड के न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, तो ये न्यूक्लियर टेस्ट होने का मेन रीजन क्या है, इन न्यूक्लियर टेस्ट होने का रीजन है, सॉरी, न्यूक्लियर टेस्ट के कारण अर्थक्वेक आने का रीजन होता है न्यूक्लियर टेस्ट। तो जब पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए गए तो आसपास की जमीनों में या आसपास के क्षेत्रों में अर्थक्वेक आया था, ठीक है। तो ये आपका कारण क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर डिफ्यूजन के कारण, ये एक मानवीय कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। Which type of earthquake is most common in the Himalayan region? तो हिमालयन रीजन में जो अर्थक्वेक आते हैं वो किन कारणों से आते हैं। तो हिमालय रीजन में हम जानते हैं कि जो ऊपर यूरेशियन प्लेट है पूरी की, तो ये जो यूरेशियन प्लेट है, इस यूरेशियन प्लेट के साथ कौन सी प्लेट कोलाइड कर रही है, भारतीय प्लेट कोलाइड करती है, इधर से अफ्रीकन प्लेट भी कोलाइड करती है। ये दोनों प्लेटों में क्या हो रहा है, एक अभिसारी संचलन की क्रिया हमें देखने को मिलती है। यहां पर क्या हो रहा है, एक अभिसारी संचलन, कन्वर्जेंट मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो अभिसारी संचलन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, इस अभिसारी संचलन को अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल मतलब C प्लस सी के फॉर्मूले से अभिसारी संचलन होगा। तो ये एक विवर्तनिकी का पार्ट है, तो इसलिए इसमें जो आंसर लगा सकते हैं हम वो टेक्टोनिक्स लगा सकते हैं। तो हिमालय क्षेत्र में जो भूकंप आ रहे हैं उसका मेन कारण क्या हो सकता है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज इसका सबसे प्रमुख कारण हो सकता है। तो हिमालय क्षेत्र में जो भूकंप आते हैं वो किन कारणों से आते हैं, प्लेट विवर्तनिकी कारणों से आते हैं। किन प्लेटों के कारण आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर यूरेशियन प्लेट आंसर लगा सकते हैं, और यहां पर आप भारतीय प्लेट भी आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भुज अर्थक्वेक इज अ एग्जांपल ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक। तो भुज में जो अर्थक्वेक आया था वो किस कारण से आया था, ज्वालामुखी के कारण, रिजर्वायर इंड्यूस्ड या विस्फोटक भूकंप था। तो ये भी एक तरीके से आपका टेक्टोनिक से कारण आया था, क्योंकि गुजरात का जो भुज वाला एरिया ये भी आपका टेक्टोनिक संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसको भी जोन 4 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो गुजरात का एरिया भी क्या है, एक सेंसिटिव अर्थक्वेक जोन है। तो यहां पर भी जो भुज का अर्थक्वेक आया था ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण आया था। अगला क्वेश्चन क्या है, द मेजोरिटी ऑफ अर्थक्वेक इन मेजोरिटी ऑफ अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड आर कॉज्ड ड्यू टू, दुनिया भर के अधिकांश भूकंप किस कारण से आते हैं, ज्वालामुखी गतिविधि के कारण आते हैं, टेक्टोनिक गतिविधि के कारण आते हैं, ज्वालामुखी सॉरी भूस्खलन या जलाशय भरने के कारण आते हैं। हम जानते हैं कि विश्व के ज्यादातर जो भूकंप हैं वो टेक्टोनिक्स के कारण ही आते हैं, और टेक्टोनिक्स के दोनों तरीके से आते हैं। तो टेक्टोनिक्स के अंदर जब क्षैतिज संचलन होता है उस कारण से भी आते हैं, और जब लंबवत संचलन होता है उस कारण से भी आते हैं। और क्षैतिज में भी तीनों प्रकार का संचलन, अभिसारी संचलन, जब दो प्लेटें टकराएंगी उस समय भी भूकंप आएगा, अपसारी संचलन, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी उस समय भूकंप आएगा, और समानांतर संचलन, जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करेंगी तो इस कारण से भी भूकंप आएगा। तो तीनों ही दिशाओं में, तीनों ही कंडीशन में हमें क्या है, अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। तो टेक्टोनिक्स अर्थक्वेक सबसे ज्यादा आते हैं, और उसमें भी याद रखना कि यहां पर भी अगर आपसे पूछा जाए कि किस कारण से सबसे ज्यादा आते हैं, तो वो अभिसारी कारण यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसी अभिसारी संचलन के कारण तीन पेटियों में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। एक आती है आपकी परिप्रशांत मेखला, तो परिप्रशांत पेटी, यहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, मतलब 70-80% जो भूकंप है वो केवल आपको परिप्रशांत मेखला के अंदर ही मिल जाएंगे। परिप्रशांत मेखला, दूसरा मध्य अटलांटिक मेखला, मध्य अटलांटिक, और ये तो उसमें आएगा, और दूसरा इसमें आता है महाद्वीपीय मेखला।
तो इन दोनों मेखलाओं में जो भूकंप आ रहा है, तो परिप्रशांत पेटी मतलब प्रशांत महासागर के पश्चिम और प्रशांत महासागर के पूर्व में, अभी मैंने पूरा डायग्राम बताया था। तो इन दोनों महाद्वीपों के पूर्व और पश्चिम में जो भूकंप आते हैं वो किस कारण से आते हैं? एक अभिसारी संचलन कन्वर्जेंट मोमेंट के कारण आते हैं। लेकिन जो मध्य अटलांटिक में आता है, तो मध्य अटलांटिक के अंदर जो आते हैं वो आपके अपसारी संचलन का परिणाम है। तो मध्य अटलांटिक में जो भूकंप आते हैं वो किसका कारण है? अपसारी संचलन का कारण है। अपसारी संचलन के कारण अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित से कौन सा भूकंप मानवीय कारण है? तो कौन से भूकंप मानवीय कारणों से आते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का मानव जनित कारण है? आइसोस्टैटिक समायोजन, जलाशय प्रेरित भूकंप, प्लेट टकराव, ज्वालामुखी। तो ये प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्रकार। और आइसोस्टैटिक समायोजन मैंने अभी आपको बताया था कि जब पृथ्वी अपनी चट्टानों या आंतरिक भागों में एडजस्टमेंट करती तो उसी को बोलते हैं आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। तो इसमें आंसर क्या आएगा? तो वो है रिजर्वायर इंड्यूस्ड। तो जलाशय के भराव के कारण जब अर्थक्वेक आता है तो वो आपका क्या है? एक तरीके का मानवीय कारणों में शामिल होता है। अगला कारण है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण सुनामी उत्पन्न कर सकता है? तो सुनामी आने के कई कारण हैं, लेकिन सुनामी आने के कारण जो महासागरीय भूकंप है ये सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। तो महासागरों में जब भूकंप आता है तो उन भूकंप के कारण क्या होती है? सुनामी पैदा हो सकती है और होती है। सबसे ज्यादा मेन कारण यही है। लैंडस्लाइडिंग के कारण भी आ सकता है और समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट अगर हो गया तो उस कारण से भी आ सकता है। तो अगर समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो उससे अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक से फिर सुनामी आ जाएगी। और भूस्खलन के कारण भी आ सकता है। तो भूस्खलन उन क्षेत्रों में जो समुद्र के बगल में है, तो उन क्षेत्रों में अगर भूस्खलन होता है तो वहां पर भी अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये तीन कारण हमारे सही हैं। तो इसका मतलब हम डी आंसर पर जा सकते हैं, ऑल ऑफ एबो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्राकृतिक कारण नहीं है? ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हम कर चुके हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी विस्फोट, भूमिगत परमाणु परीक्षण। तो ये प्राकृतिक कारण नहीं है, ये मानवीय कारण है। का डी आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एडजस्टमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर को, हिमनदों के पिघलने से पृथ्वी की परत का समायोजन किस कारण से भूकंप लाता है? तो मैंने ये अभी आपको बताया कि एक आइसोस्टैटिक समायोजन का हम पार्ट पढ़ते हैं, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट जब पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि किसी भी पार्ट में, चाहे वो बर्फ पिघल जाए, चाहे माउंटेन को तोड़ दो या गड्ढों को खोद दो या गड्ढों में पानी भर दो, या किसी भी तरीके का अगर आप ये बैलेंस करते हैं, तो पृथ्वी में जब भी अनबैलेंस होगा तो पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करने का, एडजस्ट करने का प्रयास करेगी। तो उसी से ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो हिमनद के पिघलने से जो प्रॉब्लम आएगी वो कौन सी है? आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट की है। तो क्योंकि पृथ्वी के जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो पृथ्वी का बैलेंस पूरी तरीके से क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली एनसीआर किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पूरे भारत को जब हम कई भूकंपीय क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं, भारत को भूकंपीय क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है, तो इसका जो हिमालय वाला क्षेत्र है, याद रखना, जो हमारा हिमालय वाला क्षेत्र है और नॉर्थ ईस्ट वाला पूरे का पूरा जो क्षेत्र है, और खास तौर पर गुजरात वाला जो क्षेत्र है, ये आपके जोन 5 और मोस्टली जोन 4 वाले क्षेत्रों में आते हैं। तो यहाँ पर आपको ज्यादातर जोन 4 या जोन 5 का ही क्षेत्र देखने को मिलेगा। और जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर आपको ज्यादातर जोन 3 का क्षेत्र देखने को मिलेगा। और पेनिनसुला में मोस्टली आपको, वैसे तो फ्री जोन में रखा जाता था लेकिन अब इसको जोन 3 में रखा जाता। तो सिंपल याद रखना कि जो पठार वाला क्षेत्र है वो जोन 2 में आएगा, और जो ये वाला क्षेत्र है ये मैदान में आएगा, और ये वाला जो क्षेत्र है ये आपके पर्वत में आएगा। तो अब ये क्या पूछा? दिल्ली। तो दिल्ली लगभग मैदानी क्षेत्रों में, तो इसको हम जोन 3 में डाल सकते हैं। तो ये जोन 3 के पार्ट से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में कौन सा भूकंपीय क्षेत्र सबसे खतरनाक माना जाता है? तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगर हम
जॉन सेकंड से जॉन 5 की ओर बढ़ते हैं। ये जॉन सेकंड है क्योंकि फर्स्ट तो हटा दिया गया, और यहाँ पर थर्ड होगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, और सबसे लास्ट में जॉन 5 आएगा। तो ये इस तरीके से चलता। तो सबसे कम जो प्रभावशाली होता, सबसे कम जो प्रभावित क्षेत्र होता है वो जॉन सेकंड होता है, और सर्वाधिक जो प्रभावित होता है, तो सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र होता है वो आपका जॉन 5 होता है। जॉन 5 भूकंप का सबसे ज्यादा प्रभावशील क्षेत्र होता है। सबसे ज्यादा प्रभावशील क्षेत्र कौन सा माना जाएगा? डी आंसर होगा, जॉन 5। 4 उससे कम होगा, थर्ड उससे कम होगा, और 2 सबसे कम होगा। फर्स्ट वाला हमने हटा दिया है, ये आपको बता चुके थे। 1993 के बाद ये हटा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूकंप की दृष्टि से जॉन 5 में आएगा? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट लाइज इन द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन जोन 5? देखो, महाराष्ट्र तो आ सकता है यहाँ पर, असम, राजस्थान या केरला में। राजस्थान केरला तो नहीं आएंगे, ये तो क्लियर है। महाराष्ट्र या असम को हम डाल सकते हैं, तो इसमें असम को लिख सकते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पूरे का पूरा आपका जोन 5 की स्टडी में ही आता है। तो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को हिमालय क्षेत्र है, तो ये हिमालय का, तो उत्तर पूर्वी भारत भूकंप की दृष्टि से सबसे ज्यादा सेंसिटिव या संवेदनशील क्षेत्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज्यादा भारत में भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये अभी हम आपको बता चुके हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो भूकंप आएंगे वो हिमालय और नॉर्थ ईस्ट रीजन में आएंगे। सबसे कम जो आएंगे वो जॉन सेकंड, जॉन 4 और 5 आपका इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो 5 और 4 दोनों इसी क्षेत्र में देखने को। जॉन सेकंड जो है वो प्लेटू वाले रीजन में आता है, जो सबसे कम भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन और हैं, इनको देख लेते हैं। दक्षिण भारत में सबसे घातक भूकंप कौन सा था? 1993 का लातूर अर्थक्वेक। ठीक है, तो यही लातूर अर्थक्वेक है 1993 में जो आया था। इसी लातूर अर्थक्वेक ने पूरी की पूरी डेफिनेशन को बदलकर रख दिया था। तो क्या डेफिनेशन बदल दी इसने कि 1993 से पहले जाएंगे तो 5 जोन हुआ करते थे, और उसके बाद जाएंगे तो 4 जोन। इसका मतलब जो फ्री जोन था हमारा, अर्थक्वेक जो फ्री जोन था, जिसको जोन फर्स्ट कहते, तो इस जोन को ही समाप्त करना पड़ा था। क्योंकि इससे पहले यह माना जाता था कि प्रायद्वीपीय जो भारत है वो भूकंपीय दृष्टि से सबसे ज्यादा सुरक्षित क्षेत्र, सबसे ज्यादा जो संवेदनशील क्षेत्र है वो हिमालय है, और सबसे जो सुरक्षित क्षेत्र है भूकंप का वो हमारा प्रायद्वीपीय। लेकिन 1993 के लातूर अर्थक्वेक ने इस कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को बदलने के बाद ये हो गया कि अब भारत में कभी भी कहीं पर भी भूकंप आ सकता है। इसलिए हमने पूरी लिस्ट को रिवाइज किया और जॉन फर्स्ट को यहां पर समाप्त कर दिया, और जॉन फर्स्ट को जॉन सेकंड के अंदर इंटर करा दिया। क्लियर? चलो 1-2 क्वेश्चन और देख ले, फिर इसको समाप्त करते हैं। तो आज का छोटा ही सेशन था आपका, ज्यादा क्वेश्चन हमारे बचे नहीं थे, लेकिन हमें कंप्लीट सारे करने होंगे। भारत में कौन सा क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से सबसे कम संवेदनशील होगा? तो सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन सा है? ये दोनों जो क्षेत्र है ये जोन 4 और 5 में आएंगे, ये सबसे ज्यादा संवेदनशील है। ठीक है, गैंगटिक प्लेन आप जोन 3 में रख सकते हो, ये जोन 2 में आएगा। तो सबसे कम जो प्रभावशील क्षेत्र होगा वो हमारा डेक्कन प्लेटू का ही होगा। तो दक्कन के पठार हमारा क्या है, सबसे कम प्रभावशील क्षेत्रों में आएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ पर। 2004 में हिंद महासागर में भूकंप ने क्या उत्पन्न किया था? 2004 में हिंद महासागर में एक आती है सुनामी, और ये सुनामी आपकी आई थी कहां पर? इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्रों में। तो 2004 की हिंद महासागर की सुनामी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। तो ये था आपके अर्थक्वेक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। अब इसके कुछ बेसिक चीजों को एक बार रिवाइज कर लो, जिससे हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा। एक तो इसके अंदर आपको भूकंप मूल के बारे में बहुत अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं। तो पहली पॉइंट आपसे पूछा जाएगा भूकंप मूल क्या? तो पृथ्वी के अंदर का वो केंद्र जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उससे भूकंप मूल के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा अधिकेंद्र क्या है? तो अधिकेंद्र, हाँ अधिकेंद्र, एपीसेंटर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपीसेंटर, और इसको कहा जाता है फोकस सेंटर। तो वह स्थान जहां पर भूकंप की सबसे पहले उत्पत्ति होती है उसको फोकस सेंटर कहते हैं। वह स्थान जहां पर भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है उसको एपीसेंटर के नाम से
जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन आता है भूकंपीय तरंगों पर। तो भूकंपीय तरंगे आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। भूकंपीय तरंगों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आपकी कहलाती है बॉडी वेव्स और एक आपकी कहलाती है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स में आपको पी और एस को शामिल करना, यहाँ पर एल को शामिल करना। और बस इन तीनों तरंगों में केवल आपसे जो क्वेश्चन आता है वो आपको एक तो आवृत्ति याद रखनी, तीनों तरंगों की आवृत्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो पी एस और एल का कॉन्सेप्ट आएगा। इसी के आधार पर इनका वेग का कॉन्सेप्ट आएगा पी एस और एल, और इसी बेस पर आपका इसकी विस्फोटकता डिसाइड होती है। तो विस्फोटकता भी इसी बेस पर डिसाइड होगी, तो लेकिन ये विस्फोटकता उल्टी। तो इसका मतलब होता है कि जो पी तरंग है उसका वेग, तो इसका मतलब है कि जिस तरंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी उसका वेग भी सबसे ज्यादा होगा, स्पीड सबसे ज्यादा होगी। और जिस तरंग का आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है उसका वेग सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उसकी जो विस्फोटकता है वो सबसे कम होती, क्योंकि उसकी वेव लेंथ कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आपको ये दो तरंगे खास तौर पर याद रखना है। तो पी तरंग का आवृत्ति सबसे कम है, लेकिन पी तरंग का विस्फोट भी सबसे कम है। तो पी तरंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा आवृत्ति पी तरंग में मिलती है और सबसे कम विस्फोट पी तरंग में मिलता है। एल तरंग की आवृत्ति सबसे कम है, लेकिन इसका विस्फोट क्या सबसे ज्यादा। तो सबसे खतरनाक तरंगे किन तरंगों को कहा जाता है? तो एल तरंगों को सबसे ज्यादा खतरनाक तरंगे कहा जाता है। और प्रकृति का मित्र किन तरंगों को कहा जाता है? तो पी तरंगों को प्रकृति का मित्र कहा जाता है। इसके बाद जो आपको याद रखना है वो कुछ छाया क्षेत्रों के बारे में याद रखना होता है। तो छाया क्षेत्र में क्या याद रखना, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना। छाया क्षेत्र में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दो पूछा जाएगा, पी और एस का छाया क्षेत्र। तो पी का जो छाया क्षेत्र बनता है वो अपवर्तन के कारण बनता है, और एस का जो छाया क्षेत्र बनता है वो इसकी ठोस प्रकृति के कारण बनता है, क्योंकि ये ठोस में जाती है। बस डिग्री याद रखना, ये 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच में बनता है, और ये हमेशा आपका 145 डिग्री से लेकर 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री के बीच में बनता है। तो ये आपको शेडो जोन और भूकंप का अध्ययन जिस मापन के द्वारा किया जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और सिस्मोग्राफ में जिस रेक्टर का स्केल यूज किया जाता है, जो स्केल यूज किया जाता है उसको रेक्टर स्केल, मर्केरी स्केल या रोसीफेरल स्केल भी कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय होता है वो रिक्टर स्केल का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, जिसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं। और 0 से 9 तक के अंक में प्रत्येक अंक 10 गुना ज्यादा विस्फोटकता को प्रदर्शित करता है। ये चीजें आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भूकंप का विश्व वितरण आपसे पूछा जाएगा। विश्व वितरण में अपसारी संचलन और अभिसारी संचलन के आधार पर बताएंगे। अपसारी संचलन में आप दो तरीके का संचलन बताएंगे। तो अपसारी में जो आता है वो आपका मध्य अटलांटिक पेटी में जो भूकंप आता है वो अपसारी संचलन के कारण आता है, और महाद्वीपीय पेटी और प्रशांत महासागर के दोनों तरफ जो प्रशांत मेखला में भूकंप आते हैं वो अभिसारी संचलन के कारण आते हैं। और इसके अलावा सामान्यतः आपको भूकंप के कारण याद रखने, कारण नॉर्मली सेम है। पहला कारण होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण अर्थक्वेक आता है। दूसरा कारण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आता है, गैसों के डिफ्यूजन के कारण आता है, कहीं फॉल्ट पड़ रहा है उस कारण से आ सकता है। और दो कारण खास तौर पर याद रखना, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, भूस्थैतिक समायोजन, और दूसरा याद रखना यहाँ पर जो रीड का इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी, ये थ्योरी किसने दी थी? रीड महोदय के द्वारा दी गई। ये दो चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर भूकंप के टॉपिक को सेकंड क्लास के अंदर, थोड़े क्वेश्चन बचे थे लेकिन हमने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो आपको कंप्लीट करवा दिए। अब इसके बाद एक बड़ा टॉपिक आता है, वो बड़ा टॉपिक आपका आएगा किसका? ज्वालामुखी का। तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है ज्वालामुखी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।